हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक क्लास में। मैं विभूमि स्टार लेकर आ गई हूँ आपके लिए क्लास 10th का जो है साइंस 2 टेस्ट नंबर 3, मतलब कि चाचड़ी 3 है। ये लास्ट टेस्ट है हमारा, तो इसको भी मैंने आपके लिए बहुत मेहनत से प्रिपेयर किया है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने विचार और सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरे नए वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इसको आपको अपनी नोटबुक में इस तरीके से लिखना है, फुल स्केप पेपर पर। यहाँ पे सभी प्रश्नों के मैंने उत्तर हल किए हैं, लेकिन उतना ही करना है जितना कि आपके प्रश्न पत्र में दिया रहे। तो ये जो है मराठी या इंग्लिश में था, मैंने पूरा ट्रांसलेट करके जो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए ये पेपर लेकर आए हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि सही विकल्प चुनें। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप का, मतलब एमसीक्यू टाइप का प्रश्न दिया है, इसमें से सही हमें चुनकर लिखना है। पहला है पौधे की वृद्धि का मुख्य ऊतक है। तो यहाँ पे जो डैश खाली स्थान है, यहाँ पर पहला ए आ जाएगा, मेरिस्टेमेटिक, मतलब पौधे की वृद्धि का मुख्य मेरिस्टेमेटिक ऊतक है। इस तरीके से इसका उत्तर हो जाएगा, ये पहला वाला। इसके बाद दूसरा है बोमन्स में कोशिकाओं का जाल डैश कहलाता है। तो इसका जो है यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 विकल्प हैं, केंद्रीय गुहा, एक्सॉन, ग्लोमेरुलस और नेफ्रॉन। तो यहाँ पे हो जाएगा ग्लोमेरुलस, सी वाला, ये आंसर राइट हो जाएगा। तो इसी में पहले में ही दूसरा पार्ट दिया है कि उत्तर दे, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। तो पहला क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यानी कि एक संकर में जनुकी विधा अनुपात 9 संबंधे 3 संबंधे 3 संबंधे 1 है। तो इसका उत्तर होगा सत्य, मतलब सही है। तो इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं करना, बस सत्य करके इसका आंसर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे। पहले प्रश्न का ही दूसरा पार्ट बी है। बी में दिया है कि निम्नलिखित के उत्तर दें। पहला विषम शब्द पहचानें। तो ये 4-5 शब्द दिए, इसमें से जो अलग शब्द है उसको पहचानना है, जैसे पेंट, अवशेष, कीचड़, राख, मृत चूहा। तो ये शब्द क्या है, मृत चूहा जो है ये विषम शब्द है। इसके बाद दूसरा है सह संबंध पूरा करें, मतलब कोरिलेशन इसमें क्या है उसको पूरा करना है। जैसे महिला में टर्नर सिंड्रोम, तो पुरुष में क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है। तो इस तरीके से ये इसका आंसर है। तो इस तरीके से इसको समझ लेंगे, लिख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। बी में ही तीसरा है उप प्रश्न, निम्नलिखित ऊतक के नाम लिखिए। मांसपेशियों और हड्डियों को जोड़ने वाले ऊतक का नाम लिखना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा टेंड्रॉन या स्नायु रज्जु। जो मांसपेशियों और हड्डियों को जोड़ता है उसका नाम है टेंड्रॉन या स्नायु रज्जु। तो इस तरीके से ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर हम आगे इसी क्रम में जब बढ़ेंगे तो दूसरे प्रश्न पर आते हैं, जिसमें है कि ए पार्ट में दिया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। जिसमें पहला है वैज्ञानिक कारण बताना है। क्या है, यदि किडनी, जिसे गुर्दा बोलते हैं, गुर्दे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो डायलिसिस की आवश्यकता होती है, कारण बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि चोट या संक्रमण या रक्त की आपूर्ति में कमी से गुर्दे की कार्यक्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऐसा होने पर शरीर में अधिक मात्रा में जहरीले, देखिए, शरीर में अधिक मात्रा में जहरीले पदार्थ जमा हो जाते हैं और इससे मृत्यु भी हो सकती है। किडनी खराब होने पर मानव निर्मित मशीन की मदद से रक्त से नाइट्रोजन युक्त कचरे को अलग किया जाता है। इस मशीन की सहायता से रक्त से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को अलग करने की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। तो ये इसका पूरा उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए एक तालिका पूर्ण करनी है, जिसमें दिया है ठोस अपशिष्ट करके दिया है। यहाँ पे पूरा बॉक्स बनाकर, यहाँ पे पूछा तो 2-4 ही लिखना है, लेकिन मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख दिया है। इसमें से 4 का ही कंप्लीट करना है, जिसमें सजीवों पर ठोस अपशिष्ट से क्या प्रभाव पड़ता है। तो सजीवों की विविधता पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, कचरे में से बदबू आती है, विषैले गैस का निर्माण होता है, प्राकृतिक सौंदर्य का विनाश होता है, वायु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषित होता है, मृदा प्रदूषण और रोग प्रसार। ये 7-8 लिख दिए हैं, इसमें से केवल आपको उत्तर में 4 ही लिखना है। आगे इसी में तीसरा दिया है कि आकृति में दिए गए विकार को पहचाने व उसकी विशेषताओं को लिखें। तो इसका आंसर आपको जो है डायग्राम के साथ स्क्रीन पर दिख रहा है। तो वो इस प्रकार है।
तो यहाँ पर आप देख पा रही हैं कि आपके सामने स्क्रीन पर डायग्राम और पूरा आंसर दिया हुआ है। तो इसको आप पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके इसका आंसर लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरे प्रश्न का पार्ट बी। इसमें क्या दिया है कि निम्नलिखित का उत्तर दें। कोई तीन, मतलब किसी 3 प्रश्न का उत्तर देना है, जिसमें से एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में अंतर स्पष्ट कीजिए। जिसका उत्तर आपको स्क्रीन पर ये है, इस तरीके से है। तो एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में यहाँ पे अंतर है, जो कि इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं पॉइंट वाइज करके आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इसे भी पॉज करके आप लिख लेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, दूसरा दिया है बी में दूसरा पार्ट एंटीबायोटिक, मतलब जिसे प्रतिजैविकी बोलते हैं, इसकी परिभाषा लिखनी है। तो एंटीबायोटिक क्या होता है, उसकी परिभाषा आपको स्क्रीन पर देखिए दिख रहा है। सूक्ष्म जीवों का विनाश और उनकी वृद्धि का प्रतिकार करने वाले जीवाणु और कवकों से प्राप्त होने वाले कार्बनिक यौगिक ही प्रतिजैविक हैं। उदाहरण पेनिसिलिन। जैसे हमें जब कोई बीमारी होती है तो हमें एंटीबायोटिक दवा लेते हैं, तो उसका निर्माण सूक्ष्म जीवों के विनाश और उसकी वृद्धि का प्रतिकार करने वाले, मतलब ये भी सूक्ष्म जीवों से ही बनता है, लेकिन ऐसे सूक्ष्म जीवों से जो दूसरे सूक्ष्म जीवों को मार देता है, प्रतिकार कर देता है। तो इसका आंसर लिख लेंगे, सूक्ष्म जीवों का विनाश और उनकी वृद्धि का प्रतिकार करने वाले जीवाणु और कवकों से प्राप्त होने वाले कार्बनिक यौगिक ही प्रतिजैविक हैं। उदाहरण के लिए पेनिसिलिन हो गया। ठीक है। इसी में एंटीबायोटिक के बाद आता है डीएनए फिंगरप्रिंट। क्या आता है? डीएनए फिंगरप्रिंट। तो इसका उत्तर डेफिनेशन लिखना है कि डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड फिंगरप्रिंट आधुनिक प्रौद्योगिकी के कारण प्रत्येक व्यक्ति के डीएनए में न्यूक्लियोटाइड की रचना का क्रम समझ सकते हैं। अपराधियों की पहचान करने के लिए अथवा वंश पहचानने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में लिख लेंगे। उसके बाद तीसरा इसमें दिया है कि कृषि पूरक व्यवसायों के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। तो कृषि पूरक व्यवसाय हैं, कुछ व्यवसाय के नाम यहाँ पर दिया है कि पशु संवर्धन मतलब कि एनिमल हस्बेंड्री, कुक्कुट पालन, रेशम कीटक पालन, मधुमक्खी पालन इत्यादि कुछ कृषि पूरक व्यवसाय हैं। मतलब ऐसा इंडस्ट्री या ऐसा साइड बिजनेस जिससे जो है और अतिरिक्त आय कमाया जा सके। तो ये सब हो गया यहाँ पर। इसके आगे दिया है कि कृषि कार्य करने के साथ साथ कृषि पूरक व्यवसाय भी किए जा सकते हैं, यह अतिरिक्त आय प्रदान करता है। तो इस तरीके से ये आंसर आप इसको लिख लेंगे। आगे दिया है कि सही शब्दों को रिक्त स्थान में लिखें। तो ये आपको स्क्रीन पर इसका इमेज दिख रहा है, ये उत्तर इसका हो जाएगा। फिर तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मस्तिष्क के दाएं और मस्तिष्क के बाएं भाग में कैसे अलग अलग पॉइंट करके स्क्रीन पर दिया है। इसका आंसर सहित ये पूरा डायग्राम आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे से इसका आंसर लिख लेंगे। फिर तीसरे प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। कोई 3, इनमें से केवल 3 ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे पहला तीसरे में दिया है कि वंशानुगत विकारों के प्रकार के आधार पर नीचे दिए गए वृक्ष आरेख को पूरा करें। यहाँ पे ये वृक्ष आरेख दिया गया है, जिसको मैंने कंप्लीट करके आपके सामने स्क्रीन पर दिया है। ये रहा। जैसे वंशानुगत विकार में 4 होती हैं, गुणसूत्र विकार, एक जनुकी विकार, तंतुकणिकीय विकार जैसे लेबेर की तंत्रिका विकृति, और बहुघटकी विकार जैसे कि मधुमेह और रक्तदाब मतलब बीपी ब्लड प्रेशर, ये आ जाता है। फिर इसमें इसको कंप्लीट करना है, ये बॉक्स करके दिया हुआ है प्रश्न पत्र पर। तो इसमें दिया है रंजकहीनता और दात्र कोशिका यानी रक्त अल्पता। दात्र कोशिका को ही रक्त अल्पता या सिकल सेलनेस भी बोलते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं इसी में। ये था पहला। अब दूसरे पे आते हैं। तीसरे प्रश्न के दूसरे पार्ट पर क्या दिया हुआ है कि उपयुक्त उदाहरण के साथ अपने शब्दों में व्याख्या करें। पौधों में उत्सर्जन मानव के लिए कैसे उपयोगी है, उदाहरण देकर बताना है। तो इसका उत्तर है कि वनस्पतियों के लिए जो पदार्थ उत्सर्जित होते हैं उनमें से कई पदार्थ मानव के लिए उपयोगी होते हैं। उदाहरण क्या है? रबर क्षीर यानी लैटेक्स, गोंद, रेजिन या रॉल इत्यादि पदार्थों का मानवीय जीवन के लिए विविध प्रकार से उपयोग होता है। विशिष्ट मौसम में वृक्षों की पत्तियां झड़ जाती हैं, यह भी उत्सर्जन का कार्य है। इनसे यानी कि पत्तियों से खाद का निर्माण होता है।
तो इस तरीके से ये हम इसका उत्तर लिख लेंगे। फिर आगे दिया है कि आकृति को ध्यान से देखें और प्रश्नों के उत्तर दें। तो इसकी आकृति आपको क्वेश्चन पेपर पर दिया हुआ है, तो आपको यहाँ स्क्रीन पर इसकी आकृति दिख जाएगी जहाँ पे नंबर डाले गए हैं। तो यहाँ पे ए में पूछ रहा है कि 1 और 2 में क्या हो रहा है, मतलब नंबर 1 और 2 में क्या हो रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि मोमबत्ती की जलती ज्योति पर, मतलब जो लौ है, लौ पर उंगली से स्पर्श हो गया है, हाथ झट से पीछे खींच लिया गया है, उंगली की त्वचा की संवेदी तंत्रिका कोशिकाओं ने वेदनामय, वेदनामय मतलब दुख, दर्द जो होता है उससे वेदनामय परिस्थिति का अनुभव कर रही, यानी कि दर्द की परिस्थिति का अनुभव कर लिया है, तथा और ज़्यादा न जले इसके लिए क्षण भर में हाथ पीछे खींच लिया जाता है। मतलब जैसे ही आपका हाथ किसी गर्म चीज़ से टच होता है तो आप क्या करते हैं, तुरंत उसको पीछे की ओर खींच लेते हैं। तो उन सारी क्रियाओं का यहाँ पे वर्णन किया गया है। फिर दिया है कि नंबर 4 द्वारा कौन सी तंत्रिका है, मतलब नंबर 4 पर कौन सी तंत्रिका है, जो कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। वहाँ पे नंबर 4 पर जो तंत्रिका है उसका नाम है सहयोगी तंत्रिका। फिर इसी में तीसरा है कि 7 पर आवेग कहाँ है, तो इसका उत्तर है प्रतिक्रिया 7 दंडातील मांसपेशियों तक पहुँच गया है। मतलब कि एकदम लास्ट स्टेप जो 7वां है वो दंडातील मांसपेशियों तक पहुँच गया है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए चौथा प्रश्न दिया हुआ है। चौथा, डीएनए अणु की संरचना का उपयुक्त चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। इसका उत्तर आपको देखिए स्क्रीन पर इस तरीके से दिख रहा है। तो गुणसूत्र की रचना, उसका डायग्राम आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी, इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। तो इसको पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख लेंगे, सारे पॉइंट्स आपको डिटेल में। आगे बढ़ते हैं। चौथे प्रश्न पर निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। पहला है, चौथे में पहला, एक वाक्य में उत्तर देना है। ए, मानव नर व मादा में क्या अंतर देखा जाता है, मतलब मानव नर और मादा के गुणसूत्र में क्या अंतर देखा जाता है। तो इसका उत्तर है कि मानव नर में XY गुणसूत्र होते हैं, जबकि मादा में XX गुणसूत्र होता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। फिर मनुष्य के कुछ प्रमुख गुणों का नाम बताइए। प्रमुख गुण यानी कि जिसे डोमेन कैरेक्टर बोलते हैं, जो कि प्रभावी होते हैं या प्रभावी होते हैं कभी कभी, तो उसे बोलते हैं यहाँ पे प्रमुख की जगह प्रभावी होगा। प्रभावी ट्रांसलेट करते समय थोड़ा हो गया है मिस्टेक, यहाँ पे प्रभावी गुणों का नाम लिखना है। तो यहाँ पे प्रभावी गुण हो जाएंगे मनुष्य के कुछ प्रभावी गुण, जैसे काले घुंघराले बाल, मुड़े हुए जीभ और हाथों पर बहुत सारे बालों का होना, ये सब प्रभावी गुण होते हैं जो माता पिता से संतान में आते हैं, या फिर नहीं रहते हैं तो कभी कभी प्रकट हो जाते हैं। फिर सी में दिया है गुणसूत्र क्या है, यानी कि गुणसूत्र की परिभाषा यानी जनुक की परिभाषा देनी है। तो जनुक क्या है, गुणसूत्र यानी डीएनए अणु पर होते हैं, गुणसूत्र डीएनए अणु पर होते हैं। इसके कारण ही जनक पीढ़ी के लक्षण अगली पीढ़ी में संक्रमित होते हैं। संक्रमित मतलब आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से गुणसूत्र का डेफिनेशन यानी परिभाषा हो जाती है। फिर डी में दिया है कि अमीनो अम्ल में किस परिवर्तन से सिकल सेल एनीमिया होता है। सिकल सेल एनीमिया यानी दात्र रक्त अल्पता, यानी इस तरीके का जो होता है एक बीमारी है, ये कैसे होता है वही यहाँ पर हमें बताना है। तो ये क्या मतलब ऐसी कमी होती है जिसके कारण यह होता है। तो यहाँ पे देखिए इसका उत्तर दिया हुआ है कि हीमोग्लोबिन अणु की रचना का छठा अमीनो अम्ल ग्लूटामिक अम्ल होता है। मतलब हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जब आप पढ़ेंगे तो 6वें नंबर पे जो एमिनो एसिड होता है उसका नाम ग्लूटामिक अम्ल होता है। अगर इस ग्लूटामिक अम्ल की जगह इसकी जगह वैलिन अम्ल ले लेता है, मतलब ग्लूटामिक अम्ल हटकर वहाँ पर वैलिन अम्ल आ जाए, तो जिससे हीमोग्लोबिन की रचना में परिवर्तन हो जाता है और सिकल सेल एनीमिया होता है। तो यही परिवर्तन के कारण ये बीमारी होती है। फिर ई में दिया है कि सॉफ्टवेयर से क्या तात्पर्य है, यानी कि सॉफ्टवेयर की परिभाषा बतानी है। संगणक, जिसे कि इंग्लिश में कंप्यूटर बोलते हैं, संगणक की कमांड के लिए दी जाने वाली जानकारी जिसे इनपुट कहते हैं। इनपुट तथा संगणक से विश्लेषित होकर प्राप्त होने वाली जानकारी आउटपुट होता है। मतलब सॉफ्टवेयर का ये सब काम होता है। उसके बाद आते हैं चौथे प्रश्न के दूसरे नंबर पर। दिए गए आरेख को ध्यान से देखें और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। आपको एक डायग्राम स्क्रीन पर दिख जा रहा है, उसको देखना है और उत्तर देना है
कि उपरोक्त आकृति में दिखाए गए चक्र का नाम लिखिए। तो ये आकृति में जो है वो कार्बन चक्र है, तो उसका नाम लिख दिया है। उसमें बी, इसी में दूसरा प्रश्न पूछा है बी कि क्या यह चक्र महत्वपूर्ण है, क्यों है, लिखें। तो ये वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड के स्वरूप में कार्बन हरी वनस्पतियों तक पहुंचाया जाता है और हरी वनस्पतियों की ओर से भोजन के रूप में ऑक्सीजन प्राणियों तक पहुंचाया जाता है। इसलिए ये जो चक्र चलता है, यह चक्र वनस्पतियों व प्राणियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर आगे दिया है कि इस चक्र में शामिल प्रमुख क्रियाओं को लिखें। तो इसका उत्तर भी आपको स्क्रीन पर इस तरीके से दिख रहा है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड। तो स्क्रीन पर आप कार्बन चक्र की परिभाषा और जो स्टेप्स पूछा गया वो सारे स्टेप्स और 1 बाय 1 करके पॉइंट वाइज आपको दिया गया है कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर प्रकाश और हरित लवण की उपस्थिति में शर्करा, पानी और ऑक्सीजन का निर्माण करता है। तो ये सारे पॉइंट्स आप जो है यहाँ पर देखकर इसका आंसर लिख लेंगे। इसमें जो है पहला पॉइंट जो आपको दिख रहा है ये है कि वातावरण और जलाशय में कार्बन का मुख्य स्रोत होता है और हरी वनस्पतियाँ प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से कार्बोज का निर्माण करती हैं। उसके बाद वो रासायनिक अभिक्रिया आपको दिख जा रही है और उसके बाद दिया है कि ये कार्बोज भोजन के स्वरूप में खाद्य श्रृंखला में वनस्पतियों की ओर से शाकाहारी प्राणियों तक, शाकाहारी प्राणियों की ओर से मांसाहारी प्राणियों तक हस्तांतरित करते रहते हैं। तो इस तरीके से ये बुक में भी इसका आंसर दिया है, तो प्रॉपर बहुत लेंदी दिया हुआ है, तो आप इसके पॉइंट्स जो है लिख लेंगे। तो वीडियो को पूरा बने रहिए, आगे इसका आंसर और है इस तरीके से है जो कि आपको स्क्रीन पे दिख जा रहा है। इसमें सेकंड पॉइंट यहाँ पर दिया है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो सारे पॉइंट्स आपको ईजिली मिल जाएंगे। आप बस वीडियो को पॉज कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेकर इसका आंसर अपने जो है आंसर पेपर पर लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। वी विल मीट अगेन। बाय।